देखिए, हिंदी में गजल लेखन दुष्यंत कुमार से शुरू होता है। हालांकि कबीरदास जब लिखते हैं हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या, तो जड़ देखने जाएंगे तो वहां है। खुसरो के पास भी लोग जाते हैं। तो यहां आपसे जो चर्चा चल रही है, लेकिन गजल में हिंदी गजल की जब बात आती है तो 1975 में आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी जिसको आप कहते हो। और आपातकाल लागू होता है तो सारे के सारे जितने भी बौद्धिक लोग होते हैं, पत्रकार, कवि, लेखक, चिंतक, राजनेता, समाज सुधारक, सारे के सारे लोग जो है उस समय की सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कारण ये कि सरकार जो है अपने कार्यों के प्रतिकूल किसी की आवाज को सुनना नहीं चाहती। तो ऐसे अंधियारे समय में दुष्यंत की गजलों ने अपनी आवाज को उठाया। ये कह लीजिए कि हिंदी कविता में अरबी फारसी से चल के जो व्यवस्था उर्दू के रास्ते हमारे पास थी, वो गजलों के सांचे में जब ढली तो अरबी फारसी में जो गजल थी वो किसमें थी? वहां जो है इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। गजल का मतलब भी होता है स्त्री से बात करना, स्त्री से गुफ्तगू करना, स्त्री के विषय में बातचीत करना, है कि नहीं? यहां लेकिन जब आती है तो गजल करती क्या है? गजल सीधे सीधे जो है आम आदमी की जो समस्या है, उसकी जो जरूरत है, उसे जो अपना विषय बनाती है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप सोच लीजिए, दुष्यंत कुमार वहां बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर है आसमान, उसमें भी सुराग हो सकता है, बशर्ते अपनी पूरी क्षमता के साथ क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए। उस आसमां का अर्थ देखिए गजल की छठा को हम ये कह लें कि वो सरकार जो कि निरंकुश है। कौन कहता है कि वो ध्वस्त नहीं हो सकती? हो सकती है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे ध्वस्त करने के लिए प्रयास तो करें। तो ये कह लीजिए हिंदी कविता में एक नई विधा गजल शुरू होती है दुष्यंत कुमार से। तो दुष्यंत कुमार के बाद के गजलकारों में दीक्षित दनकौरी जो है, ये जान लीजिए कि छोटी बहर की गजलों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, गजल के क्राफ्ट के ऊपर जो है हमने आपसे बहुत से ढेर सारी बातें की है। और जहां तक जो है गजल संग्रह की बात है, तो डूबते वक्त और इसके बाद दीक्षित दनकौरी की गजलों को जो है संपादक किया संतोष सिंह ने, गजल साधक दीक्षित दनकौरी। ठीक है, तो इनके गजलों का भी विषय जैसा कि हिंदी गजल का चाल चरित्र चेहरा वैसे ही है। आज की तारीख में सबसे भयावह स्थिति है, ये कह लीजिए कि हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां की सबसे बड़ा खतरा किस पर है? मानव मूल्यों पर है, भारतीय संस्कृति पर है, हमारे खान पान रहन सहन पर है, हमारी बोली बानी विचारधारा पर है। तो स्थिति ये हो गई है कि हम यथार्थ से ज्यादा किस पर भरोसा करने लगे हैं? दिखावे पर। हम दिखावा पसंद हो गए हैं। मतलब हमारे पास कुछ हो न हो, लेकिन हम वस्त्र आभूषण मतलब मेकअप इस तरह से करेंगे जिससे कि हम कैसे दिखाई पड़े? हम जो जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा दिखाई पड़ा। और यहां तो गजल का शीर्षक है दीक्षित दनकौरी के इस गजल का है बाजारे नुमाइश, है कि नहीं? तो बाजार क्या होता है? चूंकि हमारे यहाँ भारतीय व्यवस्था में बाजार के लिए बहुत जगह नहीं थी। बाजार में क्या होता है? केवल व्यापार होता है, वस्तु होती है,
वस्तु की खरीद फरोख्त होती है, यही ना। मतलब बाजार में कोई किसी का सगा नहीं है, केवल वहां क्या आदान प्रदान है। वस्तु का वस्तु से वो व्यवस्था जो है हट गई, बल्कि वस्तु का सिक्कों से। वहां बाजार में हर चीज बिकने के लिए है, और बाजार में जो गया है खरीदने के लिए गया है। तो गजलकार कहता है बाजारे नुमाइश में, नुमाइश मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, दिखावा, है कि नहीं। तो आज जो है हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? नुमाइश के चक्कर। नुमाइश आप समझ लीजिए कि जैसे जो है पहले मेला ठेला लगता था तो हम नुमाइश देखने के लिए जाते थे, है कि नहीं। तो कवि कहता है, गजलकार कहता है दीक्षित कौरे कि बाजारे नुमाइश में, आज के बाजार के इस नुमाइश में हमारी क्या स्थिति हो गई है? तो गजलकार कहता है बाजारे नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं। किरदार मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व, चरित्र, यही ना। तो कहता है बाजारे नुमाइश में, आज का यह जो दौर चल रहा है, घोर किसका चल रहा है? उपभोक्ता बाजारवाद का चल रहा है। कहते बाजारे नुमाइश में, ऐसी स्थिति में हमारे चारों तरफ जो बाजार की नुमाइश है, वस्तुओं की खरीद फरोख्त है, तो यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ रिश्ते भी खरीदे और बेचे जा रहे हैं। कहता मैं किरदार मतलब मेरा जो अपना व्यक्तित्व है, मेरा जो अपना चरित्र है, मेरी जो अपनी पहचान है, मेरा जो अपना मूल्य है, हमारे जो अपने रिश्ते, कहता मैं किरदार संभालूं कि मैं अपने रिश्तों को संभालूं, अपनी संस्कृति को संभालूं, अपनी व्यवस्था को संभालूं, या बाजार के नुमाइश में मैं शामिल रहूं। अब सवाल इस बात का है कि अगर हम एक को छोड़ेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, बाजार के साथ चलेंगे तो हमारा चरित्र जो है डाइल्यूट होगा, वो टूटेगा, हमारे मूल्य छीनेंगे, है कि नहीं, हमारी संस्कृति बिखरेगी। तो कवि कहता है बाजारे नुमाइश में, बाजार की इस नुमाइश में जहां सब कुछ दिखावा ही दिखावा है, तथ्य और सत्य के लिए जगह नहीं है। कहता है मैं किरदार संभालूं, अब मैं करूं तो क्या करूं। गजलकार बहुत ही असमंजस में है कि जो हमारा किरदार है, जो हमारी भूमिका है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम है, कहता है कि उसके साथ ईमानदारी करो। कहता है घर बार संभालो। अब ऐसी स्थिति में जो हमारा घर, मतलब घर क्या होता है? घर वो जगह है जहां जो परिवार के सदस्य एक दूसरे से अपने पन के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार रहते हैं। लेकिन आज घर तो वो जगह हो गई जहां केवल 4 दीवारें और एक छत है। एक छत के नीचे रहने वाले लोग आज के इस बाजारू दौर में अजनबी हो चुके हैं, है कि नहीं। तो गजलकार कहता घर बार संभालो। ऐसी स्थिति में बिखरते हुए बाजार की ये जो नुमाइश है, ये जो बाजार है, बाजार हमारे घर तक आ गया है, घर में प्रवेश कर गया। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? अपने व्यक्तित्व को संभालूं, अपने चरित्र को संभालूं, या फिर मैं अपने घर बार को संभालूं, हमारी जो दुनिया है। क्योंकि बाजार से सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो किसको है? हमारे घर को है, हमारे परिवार को है। और अगर हमारा घर गया, हमारा परिवार गया, तो हमारा अस्तित्व गया, है कि नहीं। कुछ नहीं तो 5 से 7 हजार साल पुराने हमारी संस्कृति है। तो कहता है कि तेरा प्यार संभालूं कि ऐसी स्थिति में अब मैं बाजार की इस नुमाइश में अपने किरदार को बचा के रखूं, या अपने घर बार को संभाल के रखूं, और इसमें तेरा प्यार संभालूं। और या तो फिर जो है बाजार की नुमाइश में मैं अगर तुम्हारे प्यार के साथ होता हूं तो बाजार छूटेगा, अब बाजार के साथ हो तो तुम्हारा प्यार छूटेगा। और प्यार में बेटा जो है इस बात को सन्मुख जानिएगा कि वहां लेन और देन नहीं चलता। अगर कोई कहता हो कि नहीं, महंगा गिफ्ट देने वाला और महंगा गिफ्ट लेने वाला आपसे प्यार करता है, स्नेह करता है, उससे लगाव है, तो कुछ नहीं है।
प्यार में क्या होता है, प्यार में केवल देना ही देना होता है, लेने के लिए वहां कोई जगह नहीं होती। जैसे ही लेने का भाव आया, ये जो प्यार की पवित्रता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो दीक्षित दनकौरी यही बात अपने इस बहर में, अपने इस शेर में कहते हैं कि ऐसा है कि आज जो है भौड़ा प्रदर्शन का युग है, दिखावे का युग है। और इस दिखावे के युग में हमें अपने घर बार, अपने प्यार, अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपने चरित्र को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है, किस तरह से हम इसे संभाल लें, इसे हम बचा लें। इस तरीके से दीक्षित दनकौरी जो है अपने इस शेर में आज के सबसे भयावह सत्य को ले आकर के हमारे सामने रखते हैं कि बाजार के दबाव ने हमें जो क्या किया है, एक तरीके से वो निगलना शुरू किया है और हमारा सब कुछ जो है बाजार में बिकता चला जा रहा है। बेटा ऐसा है, आज सबका मोल है, बस क्या होना चाहिए, खरीदार चाहिए। कोई सिक्कों से बिकता है, कोई चुनिंदा शब्दों से बिकता है। शब्दों की माला पहनाया नहीं कि सामने वाला खुश हुआ नहीं, चाटुकारिता। तो कोई सम्मान से बिकता है। तो यहां जो है ये स्थिति है, सत्य के साथ खड़ा होना। क्या होना है, बाजार से या इस भागती हुई व्यवस्था से अलग होना एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को जो है गजलकार स्वीकार करता है दीक्षित दनकौरी, और वो कहता है कि मैं जो है आज के इस दिखावे के युग में प्यार को संभालूं, किरदार को संभालूं, घर बार को संभालूं। ठीक है, ये पहली बहर, पहला शेर पूरा होता है। गजल के जो 5, 7, 9, 11, 13 से लेके 32 तक आपको जो मैंने लिखा है, जो शेर होते हैं, हर शेर अपने में स्वतंत्र होता है, एक बात। और दूसरी बात फिर बताते समय आपको मैंने बताया है क्या होता है, कोई गजल एक मुसलसल होती है कि एक ही कथ्य को लेकर के वो पूरी की पूरी कही जाती है। ठीक है, गजल लिखी नहीं जाती, गजल गाई नहीं जाती, गजल क्या की जाती है, कही जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, संवाद करते हैं। तो कहता है इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं। तो क्या यहाँ जो है दस्तार का मतलब क्या होता है, पगड़ी, सम्मान। हमारे यहाँ जो है भारतीय व्यवस्था में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में पगड़ी, इज्जत, सम्मान, ये क्या सबसे कीमती है कि नहीं। हम अपनी इज्जत के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ये क्या है, ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था है। तरक्की मतलब क्या है, विकास, उन्नति। रफ्तार मतलब क्या है, गति। अगर तो कहते हैं इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी। अना का मतलब क्या होता है, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, हमारी पहचान है कि नहीं, हमारा सत्य। तो गजलकार कहता है इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, मतलब आज के इस तरक्की के दौर में। तो ये दौरे तरक्की क्या है, ये दौरे तरक्की या आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर सांस्कृतिक विकास की बात होती तो तब तो सामाजिक संरचना को मजबूत करने के लिए पगड़ी पे किसी भी तरह का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी मजबूत जो है व्यवस्था है। लेकिन आज क्या है, दौरे तरक्की। कहते आज के इस भौतिकतापूर्ण युग में यह दौर, यह समय जो कि भौतिक विकास का है, बाजार का है, आर्थिक उन्नति का है, ऐसी स्थिति में बचानी है अना भी। मुझे या हमें क्या बचानी है, हमारा जो स्वाभिमान है। क्योंकि अगर इस तरक्की के दौर में हमने अपने स्वाभिमान को बेच दिया तो अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले तो हम तरक्की करें, लेकिन जब हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो सम्मान है, हमारी जो इज्जत है कि नहीं। क्योंकि ये जो दस्तार है,
ये जो पगड़ी है, ये जो सम्मान है, ये कैसा है? ये बेशकीमती है। इसे चांदी के सिक्कों से खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन आज के इस बाजार के दौर में पगड़ी भी बिकाऊ है कि नहीं? तो कहते हैं रफ्तार संभालो। अब दो चीजें एक साथ है। एक रफ्तार किसकी है? कहते दौरे तरक्की। ये जो दौर है, ये जो समय है, ये किसका है? भौतिक विकास का। बड़ी तेजी से समय बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो स्वाभिमान है उसे संभालूं, या हमारी जो पगड़ी है, हमारी जो इज्जत है? क्योंकि अगर स्वाभिमान को बचाता हूं तो स्वाभिमान से हमारी इज्जत है, स्वाभिमान से हमारी पहचान है। तो क्या करूं? मेरी जो गति है, मेरी जो मति है, मेरी जो चाल है, मेरी जो रफ्तार है, उसे संभालूं। अब सवाल इस बात का कि दोनों को लेके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने स्वाभिमान को बेच देते हैं और तरक्की करते हैं तो ऐसी तरक्की का सन्मुख या आप जानिए कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी तरक्की जो है हमारे किसी काम की नहीं है। स्वाभिमान बहुमूल्य है और साथ ही पगड़ी सम्मान बहुमूल्य। तो यह कभी ये कहता कि हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम तरक्की, स्वाभिमान और इज्जत, तीनों की रफ्तार को, तीनों की गति को एक साथ मिला दें कि हम उन्नति करेंगे। हमारी उन्नति की रफ्तार कैसी होगी? हमारी उन्नति की गति ऐसी होगी जिससे कि किसी भी स्थिति में हमारा जो स्वाभिमान है वो क्षतिग्रस्त किसन नहीं होगा। अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हुए हमारे विकास की जो गति है वो अवरुद्ध भी नहीं होगी, और हमारी जो पगड़ी है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो स्वत्व है, हमारा जो मूल्य है, हमारा जो सब कुछ है, वो भी बचा रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? जबरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार अपनी तरफ खींचता है, सम्मान और स्वाभिमान अपनी तरफ खींचता है। सम्मान और स्वाभिमान के साथ बैठ गए तो बाजार छूट जाएगा, वक्त की रफ्तार से हम पीछे हट जाएंगे। और अगर हमने जो बाजार को पकड़ लिया तो हमारा जो स्वाभिमान है, जो हमारी जो अना है, हमारा जो दस्तार है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो पगड़ी है, वो छूट जाएगी। अगर वो छूट गई तो ऐसी स्थिति में इस दौर की तरक्की हमारे किस काम की? सबसे बड़ा खतरा जो है बेटा, इस बात को आप जान लीजिएगा कि हमारी संस्कृति को है, भारतीयता को है, भारतीयकरण को है। हिंदुस्तान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा इस बाजार और बाजारवाद का है। तो हमें इस बाजार और बाजारवाद के बीच में रह करके अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जबरदस्त जद्दोजहद है। जिसने इसको बचा लिया तो आप जान लीजिए कि आपने सब कुछ बचा लिया, है कि नहीं? कि पता चले बाजार की गति भी हमारे पास हो। 2000 के पहले ये जो मोबाइल फोन हमारे पास है, इंटरनेट है, 95 के पहले जो हमारे पास क्या नहीं था? सोशल मीडिया नहीं था। आज की इस गति में अगर हम इससे जो दूर होना चाहें तो क्या होगा? हम फिर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां कि हमें केवल स्याही स्याह दिखाई पड़ेगा। तो हमें जो अपनी संस्कृति को भी लेके चलना है और वर्तमान समय की ये जो गति यतिमति है इसको भी छोड़ के नहीं चलना है, इसको भी साथ लेकर चलना है। बेटा आंखें, ध्यान दीजिएगा कि सर, बेटा आंखें देखती है वही जो इसे देखना है, कान सुनते हैं वही जो इन्हें सुनना है। हमारे चारों तरफ ध्वनिया ही ध्वनिया लोग बोल रहे हैं, हमारे चारों तरफ दृश्य ही दृश्य है। तो हमारे जो संस्कार हैं वो क्या करेंगे? हमें जो देखना है, हमें जो सुनना है, वही हमें दिखाएंगे, वही हमें सुनाएंगे। तो चारों तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन हम किसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे? घोर बाजार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बाजार हमें उतना ही चाहिए जितने से कि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, है कि नहीं? बाजार में हम जाए तो कैसे जाए? कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, है कि नहीं?
ऐसा नहीं है, कबीर दास भी बाजार की खोज खबर लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ बाजार कैसा है? उनके यहाँ बाजार इस तरह कि वहां वो गए हैं, वो बाजार देख रहे हैं, लेकिन लिया लुकाठिया है कि नहीं, कि बाजार की विसंगतियां जो लेकर के नहीं आ रहे हैं। यहाँ यही बात, यही सरोकार जो दीक्षित डनकौरी का इस गजल में कहते हैं, ये तरक्की का दौर है। इस तरक्की के दौर में अपने स्वाभिमान को बचाना मुश्किल हो रहा है कि नहीं, लेकिन कहता है क्या, बचानी है अना भी। ध्यान दीजिए, हमें जो है इस तरक्की के दौर में हमारा जो स्वाभिमान है उसे भी बचाना है, क्योंकि अगर हमारा स्वाभिमान बिक गया, स्वाभिमान चला गया, तो ये तरक्की हमारे किसी काम का नहीं। कहता तरक्की है, तरक्की करेंगे, लेकिन हमें स्वाभिमान भी बचाना है। अब कहता है ऐसी स्थिति में मैं रफ्तार संभालूं। बाजार की जो गति है वो कैसे बहुत तेज है, वो जो है बढ़ते हुए जलधार की तरह अपने में समेट लेना चाह रही है कि नहीं। और इससे इसमें जो जाएगा क्या, कहते मेरी जो इज्जत है, मेरी जो पगड़ी है, तो संभालना सबको है। तो यहाँ गजलकार यही बात कह रहा है कि हमें स्वाभिमान और अपनी पगड़ी को बचाने के लिए हमारी जो रफ्तार है, अब रफ्तार को संभालें, दस्तार को संभालें, पगड़ी को संभालें और स्वाभिमान को संभालें। और तीनों को अगर समायोजित कर दिया जाए तो चीजें जो है बहुत ही अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है, आगे चले। तीसरा शेर है, बहुत ही जोरदार है, इस बात को आप जान लीजिएगा, क्योंकि यहां सब कुछ जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सत्य है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा अस्तित्व है, वो क्या हो रहा है, वही जो अपनी जगह से डोल रहा है। आज ये कह लीजिए तो हिंदुस्तान पूरे विश्व के लिए डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। दुनिया की जितनी भी विकृतियां हैं, दुनिया का उपयोग किया हुआ जितना भी कूड़ा करकट कचरा है, वो क्या कर रहा है, वो व्यापार के रास्ते हिंदुस्तान में भेज दिया जा रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो, चाहे वहां का खान पान, रहन सहन, बोली बानी हो, पहनावा हो, वेशभूषा इत्यादि इत्यादि, वो सब आ रहा है। और हमारे यहाँ जब आ रहा है तो सारा का सारा खतरा किस पर है, हमारे अस्तित्व पर है। तो क्या कहता है, तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडहर में, बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं। बहुत सुंदर बात। तब्दील मतलब बदल रही है कि नहीं, तब्दील हुई जाती है। तहजीब मतलब क्या है, तहजीब मतलब संस्कार, तौर तरीका, रहने का रंग ढंग, यही ना। तो हमारा जो तौर तरीका है वो कैसा था, हमारे यहाँ तो बड़ी मजबूत संस्कृति रही है ना, हमारी बड़ी मजबूत जो है सामाजिक व्यवस्था रही है, सामाजिक संरचना रही है। कहते हैं हमारी जो तहजीब है वो किस में बदलती चली जा रही है, तब्दील हो रही है, खंडहर में। तो खंडहर रहने की जगह है, मतलब हमारी ध्यान देना कितना, हमारी संस्कृति की ये जो इमारत है, जो विश्व गुरु हुआ करती थी, लोग यहाँ आते थे और यहाँ की संस्कृति को सीखना चाहते थे, जीना चाहते थे, समझना चाहते थे। आज बाजार के इस दबाव ने क्या किया, हमारी तहजीब भी खंडहर में तब्दील होती चली जा रही है। जैसे आप मिलते हो तो क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। बाबूजी की जगह पापा हो गए, है कि नहीं। माता जी और माँ की जगह, माई की जगह कौन हो गया, मम्मी हो गए। खान पान में पिज्जा बर्गर आ गया। हमारी जो परंपरागत रोटी दाल है वो गायब हो गई। प्रणाम और आशीर्वाद का की जो परंपरा थी, सुबह जल्दी उठ जाना, शाम को समय से सो जाना, समय से सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना, है कि नहीं। कोई आया तो उसे प्रणाम करना,
उचित आसन देने के बाद, पानी पिलाने के बाद तब हालचाल पूछना। लेकिन क्या करे, तब्दील हुई जाती, बदल जा रही है, बदल रही है। क्या बदल रही है? तहजीब खंडर है। हमारी जो तहजीब है, हमारी जो तमीज है, हमारे जो रहन सहन का तौर तरीका है, हमारी जो संस्कृति है, वो खंडहर में बदलती चली जा रही है। गजलकार दीक्षित दनकौरी हमसे कहते हैं, बुनियाद संभालो। ऐसी स्थिति में बुनियाद मतलब क्या होता है? नींव, जड़। तो हमारी जड़ कहाँ है? हमारी संस्कृति में है कि नहीं? पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका पालन किया है, पुरखों ने जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी से एक दूसरे को हम अनुकरण से देते चले गए। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में हम एक हैं। मनुष्य और मनुष्यता के विकास की कहानी अगर ढूंढा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास आएगा। मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता और ईरान की सभ्यता जो अब तो पता चलने लगी है कि वो भी जो है हमसे पुरानी नहीं है। या ये कह लीजिए कि हम जो है उनके बहुत बाद के नहीं है या उनके बाद के नहीं है। तो कहते हैं बुनियाद संभालो। ऐसी स्थिति में हमारी जो नींव है, हमारी नींव कौन है? हमारी नींव हमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिली थी और आप हो, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी नींव है, जिनके कंधों पर हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे राष्ट्र का क्या है निर्माण होना है, यही इसको लेके आगे चलेंगे। कहते हैं बुनियाद संभालो। अब ऐसी स्थिति में आज सबसे बड़ा खतरा किस पर है? हमारी जड़ों पर है। हमारी जड़ों में अब संस्कृति का खाद पानी दिया जा रहा है, हमारी जड़ों में ले आकर के कलम रोप दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जड़ों को संभालूं, क्योंकि यहाँ तो हमारी जो तहजीब है, हमारी जो पहचान है, हमारा जो चाल चरित्र और चेहरा है, वही खंडहर में बदलता चला जा रहा है। या कहते हैं दीवार, या दीवार मतलब कि जिसमें हम जीते रहे। तो अब इन दीवारों को मैं संभालूं या नींव को संभालूं, है कि नहीं? क्योंकि हमारी तहजीब भी किसमें बदलती जा रही है? खंडहर में बदलती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कहां कहां संभालें? इसका मतलब है कि पश्चिम की आंधी ने, विसंगतियों की आंधी ने, बुराइयों ने इतना तेजी से हमारे ऊपर प्रहार किया है कि हमारा सामाजिक ढांचा, हमारा राजनीतिक ढांचा, हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब कुछ क्या हुए जा रही है? खंडहर में तब्दील होती चली जा रही है। और उस पर आकर के विसंगतियां जो है वो जड़ जमा चुकी है। तो आखिर जो है किस तरह से मैं इस खंडहर होती हुई व्यवस्था में अपने को बचा लूं, जिससे कि हमारी ये संस्कृति, हमारी तहजीब और तमीज, हमारा ये आत्मसम्मान, हमारी ये पहचान जो कि हमारी बुनियाद है, वो जो है बची रहे, है कि नहीं? तब्दील होने से, खंडहर होने से बच जाए। बड़ी चुनौती है किसान, इस बात को आप जान लीजिएगा। बहुत छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम फटाक से चमकती हुई चीजों के चक्कर में आ जाते हैं। और ये चमकती हुई चीजें क्या करते हैं? वो धोखा देते। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है कि नहीं? हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं। और यही बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमें फिर जो है ये पता चलेगा कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारी तमीज है, यही 24 कैरेट है, यही सोना है, यही तत्व है। हमारी संस्कृति विश्व की सर्वोत्तम संस्कृतियों में एक है। देखिए, आक्रमण उसी पर होगा जो ताकतवर होगा, नष्ट उसी को किया जाएगा जो मजबूत होगा। और बाजार क्या करना चाह रहा है? बाजार तो सब कुछ जो है खरीद लेना चाह रहा है। आगे चले तो गजलकार कहता है, कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है, दरबार संभालूं कि मैं सरकार संभालूं। कहता है कि आज हमारे कंधों पर जो ताज है, हमने अपने सर पर जिसे धारण किया है,
है कि नहीं? तो क्या धारण किया? संस्कृति को संभालने का बीड़ा उठा रहा है गजलकार। कहता ये जो ताज है जिसे हमने धारण किया है, ये कैसा, ये कांटों भरा है, क्योंकि विसंगतियां, बुराइयां सबको अच्छी लगती हैं, है कि नहीं? और जो संगति है, जो सुव्यवस्था है, उसके लिए अनुशासन होगा। अनुशासन होगा तो नियमबद्ध रहना जो किसी को अच्छा नहीं लगता। आज देखिए आप वाली युवा पीढ़ी क्या कहती है? वो कहती जो होता है हो जाने दो। उसके हाथ में क्या आ गया किशन? उसके हाथ में ढेर सारा पैसा आ गया। और जब ढेर सारा पैसा आ गया तो सबसे पहले तो डाइल्यूट यही हुआ, क्या हुआ कि हमने जो हर चीज को पैसे के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब हमारे कंधों पर, हमारे मस्तक पर जो ताज है वो किसका ताज? कांटों भरा है कि नहीं? बहुत मुश्किल है हमें चलना किस पे? तलवार की धार पे। कहता है ये पहना तो दिया, इसको धारण तो हमने किया, है कि नहीं? तो अगर ताज धारण किया इसका मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हम है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ हम है तो फिर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो कुछ भी हमारा है उसे जो संरक्षित रखें। बेटा राजा होना हम ये समझते हैं कि सबसे ताकतवर होना है। मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसा लगता है कि राजा अपने मन से सब कुछ कर सकता है, लेकिन न उसकी नींद अपनी होती है, न उसकी मति गति अपनी होती है। सब कुछ किसके लिए होती है? जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। तो गजलकार कहता कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है, ये जिम्मेदारी तुमने हमको दे दी। कहता दरबार संभालो कि मैं सरकार संभालूं? ऐसी स्थिति में अब अगर दरबार संभालने के चक्कर में पड़ता हूं तो दरबारी होना पड़ेगा। और अगर हम दरबारी बन गए तो क्या करेंगे? फिर हमें चाटुकारिता करनी पड़ेगी, है कि नहीं? कहते मैं दरबार संभालूं कि वहां रह करके मैं अपना सम्मान बढ़ाऊं। हाँ मैं हाँ मिलाऊं तो सबसे बड़ा खतरा किस पे आएगा? आना पे आएगा, स्वाभिमान पे आएगा। और जिसका स्वाभिमान विनष्ट हो गया उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को आप जान लीजिएगा। आपके पास अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे अभी सुबह आप चर्चा कर रहे थे, कभी भी कोई जो है अपने गांव की बेटी के नाम मुकदमा पहले का समय होता तो नहीं कराता। ये बाजार का दौर है कि आज लोग क्या करते हैं? फंसाने के लिए सारी चीजें फसाद रख देते हैं, है कि नहीं? तो गजलकार यही बात कहता है। कहता कांटों से भरा ताज ये पहना दिया है। हमारे सर पर जो ताज है वो कैसा? कांटों भरा है। बहुत मुश्किल है। तलवार के धार पर चलना है, दोनों में से किसे संभाला जाए? कहते दरबार संभालूं कि मैं सरकार संभालूं, या ये व्यवस्था जो हमें मिली हुई है इस व्यवस्था को मैं संभालूं? तो अगर ये व्यवस्था संभालता हूं तो दरबार असंतुष्ट है, और दरबार संभालता हूं तो हमारी व्यवस्था खराब होती है। तो इसे हमने धारण किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गजलकार हमसे यही कहता है कि हमें क्या करना है? हमारे ऊपर आई जो जिम्मेदारियां है कि नहीं, वो जिम्मेदारी क्या? ताज का मिलना, जिम्मेदारी का मिलना। और जिम्मेदारी का मिलना क्या है? चुनौती का मिलना, है कि नहीं? क्योंकि किसी भी स्थिति में हमें जो जिम्मेदारी मिली हुई है, हम उसका सामना करने के लिए, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए उसके बरक्स उसके सामने आने वाले जितनी भी चुनौतियां हैं, हर चुनौतियों का हमें क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। और उन चुनौतियों को परास्त करके अपने अस्तित्व को, अपनी सरकार को, अपनी पहचान को बचाए रखनी होगी। नहीं तो क्या होगा? जब हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हम चुनौती देने में असफल रहेंगे, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। क्योंकि
आज का ये जो दौर है, बाजार के नुमाइश का दौर है, यहाँ केवल दिखावा ज्यादा है, तथ्य और सत्य नहीं है। वो है भी कहीं तो हाशिए पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चले। तो मतलब यहाँ जो चौथे शेर में, चौथी बहर में गजलकार जो है वो क्या करता है, वो अपने मिली हुई जिम्मेदारियों और जिम्मेदारियों के साथ जो है उसकी चुनौती को वो स्वीकार करने की बात करता है कि उसका निर्वाह करने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें सन्मुख होगी कैसे, है कि नहीं? बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है। टीवाई बीए में अच्छे मार्क्स ले आना एक बड़ी जिम्मेदारी, और यहाँ तो पूरी संस्कृति को बचा लेने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर। कहते कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन, अब फिर क्यों न उठो खुद ही मैं पतवार संभालू। कश्ती का भरोसा है, ये जो हमारी नाव है, ये जो हमारी संस्कृति है, ये क्या है? यही भरोसेमंद है, यही हमारी ताकत है कि नहीं? सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा रहेगा। ये बाजार की रफ्तार हमें निगल नहीं जाएगी सुरता के मुंह की तरह। तो गजलकार कहता है कश्ती का भरोसा हमें, जो हमारी जो कश्ती मतलब होता है नाव, है कि नहीं? नाव से हम क्या करते हैं, जो तालाब है, जो नदी है, जो दरिया है, जो समुद्र है, उसको पार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे पार कर लेते हैं? सन्मुख गए, नदी में कश्ती पड़ी है, उस पर बैठ गए तो पार हो जाएंगे? नहीं। क्या होगा? नाव को खेना पड़ता, कश्ती को चलानी पड़ेगी। कहते न माझी पे यकीन, अब यकीन मतलब विश्वास। माझी एक विशेष जाति होती, माझी मतलब नाव को चलाने वाला, है कि नहीं? नाव को चलाने वाला जो मल्लाह है, नाव को खेने वाला जो व्यक्ति है, जो नाव को खे करके नदी के पार, जल प्रवाह के पार ले जाता है। कहते यकीयब न माझी पे यकीयब, कहते कि कश्ती जो है, कहते कि जो माझी है, जो चालक है, जो नाव का खेवनहार है, अब वो कैसा है? न माझी पे यकीन, अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह खेवनहार हमें दरिया पार नहीं करा सकता। और ये भी दरिया किसकी है? विसंगतियों की है। जहां खतरा किस पे है? हमारी संस्कृति रूपी घर पे है। जहां खतरा किस पर है? हमारे सम्मान पर है। जहां खतरा किस पर है? हमारे स्वाभिमान पर है। तो गजलकार कहता है न माझी पे यकीन, कश्ती भी बहुत भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि यहां तो समंदर किसी शायद गति आ रही है और माझी भी विश्वसनीय नहीं रह गया, तब तो किसान क्या है? धोखे ही धोखे हैं, बहुत धोखा है। तो धोखे ही धोखे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हम अपने को भाग्य भरोसे छोड़ दें? ऐसी कश्ती, ऐसी नाव और ऐसे नाविक के भरोसे, ऐसे चालक के भरोसे, ऐसे खेवनहार के भरोसे अगर हमने अपने को छोड़ दिया तो क्या होगा? हमारा डूबना तय है। देखिए, सबसे बड़े खेवनहार हम हैं, और उसमें भी हमारा विश्वास। हमें विश्वास किस पे होना चाहिए? हमें विश्वास जो है सामने वाले पे होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें विश्वास जो है स्वयं पे होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास स्वयं पे हमारे ऊपर होगा, ऐसी स्थिति में होगा क्या कि हमारा काम कभी भी खराब नहीं होगा। तो गजलकार कहते कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन, अब फिर क्यों न उठा लूं खुद ही, तो मैं पतवार संभालू का। तो पतवार मतलब क्या होता है? नाय खेने के लिए जो डंडी लगती है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। पतवार समझ रहे? लकड़ी का बना हुआ होता है, आगे का भाग चौड़ा होता है, पीछे जो वही पकड़ के जो है नाविक या माझी उसको खेता है। क्या करता है? कैसे खेता है?
वो जब पतवार जाता है पानी में और पानी को काटता है, ध्यान दीजिए, पानी को जब काटता है तो उसी के पानी के दबाव से, तो ये जो विसंगतियां आ रही हैं, हम क्या करें? स्वयं से पतवार संभालें कि ये विसंगतियां हमें डुबो न दें। तो कहता है फिर क्यों न खुद ही उठा लो। तो कहता है ऐसी स्थिति में क्यों न उठूं खुद ही, मतलब अब माझी के भरोसे नहीं, बल्कि हमें क्या करना होगा? स्वयं से उठना होगा, स्वयं से जागृत होना होगा, स्वयं अपना निर्णय लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो कैसे बढ़ेंगे? कहता है कि अब हमारी कश्ती, हमारी नाव, हमारा जीवन, हमारी पगड़ी, हमारा स्वाभिमान, हमारा परिवार, हमारा घर सुरक्षित तभी रह सकता है जबकि स्वयं से ही हम पतवार संभालें और कहें नहीं ये विसंगतियां जो है कैसी है, हम इसमें डूबेंगे नहीं, बल्कि प्रयास करके अपने आत्मबल से स्वयं से ही अगर हम ये संकल्प लें और चल पड़े तो क्या होगा? हम इसे पार कर लेंगे, है कि नहीं? इसके लिए जो किसी और पे किसी और पे भरोसा करने की आवश्यकता गजलकार कहता नहीं है, और कोई आज के दौर में भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि बाजार के नुमाइश का दौर है और बाजार के नुमाइश के दौर में हर व्यक्ति केवल दिखावा करता है, दिखावा कर रहा है। आपके साथ भी जो खड़ा मिलेगा वो आपका नहीं होगा, बल्कि आपके होने का दिखावा करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें जो है दिखावे की ये जो संस्कृति है, दिखावे की इस संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा। जो यथार्थ है, जैसा, ध्यान दीजिए, सुनो, जो यथार्थ है, जैसा है, जिस तरह से है, उसको स्वीकार करते हुए स्वयं से खड़ा होकर के उसका प्रतिरोध कैसे हो सकता है, वो करने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। किसी और के भरोसे जो है हमारा काम नहीं चल सकता। इस तरीके से ये देख लीजिए, हिंदी गजल के सशक्त हस्ताक्षर दीक्षित दनकौरी जो है आज के बदलते हुए समय और बदलते हुए समय के साथ उठने वाले विसंगतिपूर्ण ऐसे सवालों को हमारे साथ ले आते हैं और कहते हैं इसका समाधान जो है कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो कैसा है? दिखावा ही दिखावा है। तो दिखावे की इस दुनिया में हमें क्या करना होगा? स्वयं से ही कर्मरत होना होगा, आगे बढ़ना होगा, संकल्पित होना होगा। तो हम अपने स्वाभिमान को, हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी पहचान को, हम अपनी सभ्यता को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी, इसका ताज जो है हमारे सर पे अगर बांध